हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्णय निर्माण। इस वीडियो में हम समझेंगे डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, इसके टाइप्स, प्रोसेस एंड मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। टॉपिक की शुरुआत करते हैं डिसीजन मेकिंग का मीनिंग समझकर। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना या सिलेक्ट करना। डिसीजन मेकिंग कभी भी एक विकल्प के साथ नहीं की जा सकती। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड डिसाइडिंग बिफोर डूइंग इट। डिसीजन मेकिंग हमेशा सोच के और समझ के की जाती है, क्योंकि आपको ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। डिसीजन मेकिंग में काफी सारे स्टेप्स होते हैं, जिन्हें हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। इट इज डन टू अचीव सर्टेन गोल्स। डिसीजन मेकिंग किसी गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो गोल आपके करियर से रिलेटेड हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं, या एक कंपनी से रिलेटेड हो। कंपनी का गोल हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। ये एक लगातार चलती रहने वाली प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसीजंस। डिसीजंस को क्लासिफाई करने की पहली टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस जो एक व्यक्ति या इंडिविजुअल द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीईओ अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का एग्जाम्पल है। वहीं जब वो सीईओ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेगा तो वो पर्सनल डिसीजन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सीईओ डिसीजन लेता है कि उसे घर कहाँ बनाना है तो वो एग्जाम्पल होगा पर्सनल डिसीजन का। फिर आते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। इंडिविजुअल डिसीजंस आर टेकन बाय एन इंडिविजुअल। जब एक व्यक्ति द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है तो उसको हम इंडिविजुअल डिसीजन बोलते हैं। वहीं जब एक ग्रुप मिलकर डिसीजन लेता है उसको हम ग्रुप डिसीजंस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा है। रूटीन वर्क होता है जो आप रोजमर्रा की दिनचर्या में काम करते हैं। So the routine decisions are the decisions that are taken in routine life. They are repetitive, simple, taken at lower and middle level and can be delegated by the superior to subordinate. रूटीन डिसीजंस होते हैं दैनिक आधार पर लिए जाने वाले डिसीजंस। ये डिसीजंस रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी बार बार लिए जाते हैं। सिंपल भी होते हैं, इसके लिए आपको किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये सिंपल होते हैं, इसको एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है और ये अक्सर लोअर या मिडिल लेवल पर लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है किसी एम्प्लॉय को लीव ग्रांट करना। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच रिक्वायर एनालिसिस एंड दे आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इनमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है, तो इसलिए इन्हें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी कहा जाता है। ये अक्सर टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना हो या ये डिसीजन लेना हो कि नई ब्रांच कहाँ एस्टैब्लिश करनी है, ये एग्जाम्पल होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन का। उसके बाद आते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। रूटीन डिसीजंस को हम प्रोग्राम डिसीजंस कहते हैं और नॉन प्रोग्राम कौन से हैं? नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अब देखिए, प्रोग्राम डिसीजन नाम है तो इसका मतलब यह है कि इन डिसीजंस से डील करने के लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम तैयार है। तो प्रोग्राम डिसीजन से डील करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से अवेलेबल होते हैं। ये डिसीजंस रूटीन लाइफ में लिए जाते हैं, ये रेपिटेटिव भी होते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजंस आर सिमिलर टू रूटीन डिसीजंस। फिर आते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अब इन डिसीजन से डील करने के लिए हमारे पास पहले से कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होता है। सो इन डिसीजन से डील करने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम की जरूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करने की जरूरत है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, जिसके काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इट इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। इस स्टेप में हम उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसके सॉल्यूशन की हमें जरूरत है। लाइक अ डॉक्टर लिसन्स टू ऑल द सिम्टम्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके बाद ही वो आपको दवाई देते हैं। It also includes analyzing the problem and how it emerged. इस स्टेप में आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और आप ये भी एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कैसे, ये इमर्ज कैसे हुई। फिर आता है स्टेप 2 विच इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, where information is gathered from various sources to develop alternatives. इस स्टेप में आप प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाइंग देम क्लियरली। इस स्टेप में हम विकल्पों को पहचानते हैं और इन विकल्पों की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि दिल्ली से मुंबई कैसे जाया जा सकता है। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कार से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं या आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या ऑप्शंस। आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप दिल्ली टू मुंबई 3 तरीकों से जा सकते हैं। फोर्थ स्टेप इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। इस स्टेप में हम विकल्पों को या ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट या मूल्यांकन करते हैं। हम सभी विकल्पों के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, फायदे और नुकसान देखते हैं, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमारे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे सही है। और इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, जो है सिलेक्टिंग द राइट ऑल्टरनेटिव। पूरी रिसर्च के बाद, पूरे इवैल्यूएशन के बाद हम जो हमें राइट ऑल्टरनेटिव लगता है हम उसे सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस, जो हमने इतना एनालिसिस किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम पूरी रिसर्च के बाद हम डिसाइड करते हैं कि दिल्ली टू मुंबई जाएंगे ट्रेन से, तो वो होता है सिलेक्टिंग द राइट ऑल्टरनेटिव। कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव चूजन। जो विकल्प हमने सिलेक्ट किया है, अब हमें उस विकल्प को इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे हमने ट्रेन को सिलेक्ट किया है, अब हमें ट्रेन से जाना है, वो होगा इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव चूजन। एंड जो लास्ट स्टेप है, 7th स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। अब लास्ट में आप क्या करते हैं? जो आपने ऑल्टरनेटिव चूज किया है और उसको जो इम्प्लीमेंट किया है, उसके रिजल्ट्स को आप एनालाइज करते हैं। आप ये देखते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया, क्या वो आपके लिए सही रहा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन से गए, उसके बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ट्रेन से जाना आपके लिए सही रहा या आपको कोई और मेथड चूज करना चाहिए था, आपको दूसरा विकल्प चूज करना चाहिए था। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग की पूरी प्रक्रिया। Now let's discuss the models of decision making. Decision making का सबसे पहला मॉडल है bounded rationality model by Herbert Simon. According to bounded rationality model, total rationality is impossible while decision making, so satisfying decision instead of maximizing decision. इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी निर्णय पूरी तार्किकता या रैशनैलिटी के साथ नहीं लिया जा सकता ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो डिसीजन लिया जाता है वो सिर्फ एक सैटिस्फाइंग डिसीजन होता है, ना कि मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। इसको सिंपल मीनिंग में हम समझे तो जो डिसीजन लिया जाता है वो एक ठीक ठाक या गुड डिसीजन होता है, ना कि बेस्ट डिसीजन। और इसका रीजन ये है कि हम अपनी टोटल रैशनैलिटी का प्रयोग नहीं कर पाते। अपनी अगली वीडियो में हम इस मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है इंक्रीमेंटल मॉडल बाय चार्ल्स लिंडब्लूम। ये मॉडल उन्होंने अपने आर्टिकल द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में दिया था, जो कि 1959 में लिखा गया था, और इसको स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है। ये मॉडल बेस्ड होता है इंक्रीमेंटलिज्म पे, विच इज
continuation of the previous programs with few changes. इंक्रीमेंटलिज्म का मतलब यहाँ ये है कि पुराने प्रोग्राम्स को कुछ नए बदलाव या चेंजेस के साथ कंटिन्यू करना. According to this model, an administrator makes use of past activities and experiences in making decisions. इस मॉडल का मानना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर नए डिसीजंस लेते समय पुरानी एक्टिविटीज या एक्सपीरियंसेस का हमेशा प्रयोग करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक नई एजुकेशन स्कीम लागू करनी है तो वो ये जरूर देखेगा कि पुरानी एजुकेशन स्कीम को कैसे लागू किया गया था ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. ये होता है इंक्रीमेंटल मॉडल. इसके बाद आता है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, जो कि दिया गया था एमिटाई इत्जिओनी द्वारा, और ये दिया था उन्होंने अपने आर्टिकल मिक्स्ड स्कैनिंग अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग में, जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था. दिस मॉडल यूजेस बोथ रैशनलिज्म एंड इंक्रीमेंटलिज्म. ये मॉडल पिछले दोनों मॉडल्स का एक मिक्सचर है. अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, एक एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेते समय पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस को भी यूज करता है, जो होता है इंक्रीमेंटलिज्म, और रैशनैलिटी या तार्किकता का भी प्रयोग करता है, जो होता है रैशनलिज्म. तो अब आप समझ गए होंगे इसे क्यों मिक्स स्कैनिंग मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये पिछले दोनों ही मॉडल्स का मिक्स है. इसमें रैशनलिज्म की बात भी हो रही है और इंक्रीमेंटलिज्म की भी बात हो रही है. फिर आता है ऑप्टिमल मॉडल बाय येहेस्केल द्रॉर. उन्होंने ये मॉडल दिया था अपनी बुक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड में. येहेस्केल का मानना है कि ऑप्टिमल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इज सुपीरियर टू ऑल अदर मॉडल्स. ऑप्टिमल का मतलब होता है द बेस्ट. तो ये मॉडल क्लेम करता है कि ये डिसीजन मेकिंग के बाकी सारे मॉडल से सुपीरियर है, क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है मेटा पॉलिसी पे, विच इज पॉलिसी रिगार्डिंग पॉलिसीज. मेटा पॉलिसी होती है पॉलिसी रिगार्डिंग पॉलिसीज, जिसका मतलब है कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं. सो इट स्ट्रेसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलिसी बाय इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, टाइम, गोल्स, सो दैट बेस्ट पॉलिसी एंड डिसीजन कैन बी मेड. इस थियोरी का मानना है कि एक बेस्ट डिसीजन लिया जा सकता है अगर हम मेटा पॉलिसी या पॉलिसी रिगार्डिंग पॉलिसीज पर फोकस करें. एंड इट बिलीव्स दैट पॉलिसी से रिलेटेड स्टडीज की जानी चाहिए. इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बजट है, हमारे पास कितना समय है, या हमारे क्या गोल्स हैं, इन सब फैक्टर्स का मूल्यांकन करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए, और ये सब इवैल्यूएट कर कर एक पॉलिसी बनानी चाहिए. इसी तरह एक बेस्ट डिसीजन लिया जा सकेगा. दीज वर द मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग विद रेफरेंस टू हर्बर्ट साइमन. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.